हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पार्ट 1 में हम लोगों ने बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझा, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझा, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ा। उसके अंदर करंट अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे और साथ में ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन की बात करेंगे और इक्विलिब्रियम इन बीओपी भी स्टडी कर लेंगे अच्छे से आज। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। और आज हमारा मैक्रो पूरा खत्म हो गया, आप भी इसे खत्म कर दो ताकि हम लोग इंडियन को भी जल्दी से खत्म कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट नंबर 2, कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने अभी तक आपको बताया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है, कुल मिला के जब भी हमारे पास एक भी बाहर से फॉरेन करेंसी आएगा वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और एक भी हमारे देश से फॉरेन करेंसी बाहर जाएगा वो रिकॉर्ड करेंगे। सब कुछ रिकॉर्ड होगा। मैंने ये पेन बाहर वालों को बेचा, $5 ले लिया, फिर मैं इस $5 से $2 का कुछ सामान खरीद लेता हूँ, तो ये सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जिसके अगेन मैंने बताया 2 अकाउंट होते हैं। सबसे पहला है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में 3 चीजें आती हैं, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। और जब भी पैसा आएगा तो हम उसको बोलते हैं प्लस या क्रेडिट आइटम। जब भी पैसा जाएगा, पैसे का मतलब है डॉलर या कोई भी अदर फॉरेन एक्सचेंज, अगर वो आता है तो प्लस आइटम है, क्रेडिट साइड आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के, और वो जाता अगर है तो माइनस आइटम है, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड आएगा। राइट, तो ये हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज दैट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री यानी हम लोग एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी इंडिया। बाहर से वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिसमें कैपिटल अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट चेंज, यानी जहां पे एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज आ जाए वो सारी चीजें क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाएंगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये कुछ अकाउंट्स जैसा ही थोड़ा बहुत सिमिलर है कि अकाउंट्स में भी असेट अगर बढ़ता घटता है, आपने बजट चैप्टर में पढ़ा था, उसको हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। जहां कोई ना कोई असेट बढ़े घटे या लाइबिलिटी बढ़े घटे उसे हम क्या मानते हैं? कैपिटल नेचर मानते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा आपने। उसी तरीके से वो कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे हमारे देश में कोई असेट बढ़े या घटे, हमारे देश के रेजिडेंट की कोई लाइबिलिटी घटे या बढ़े, ये सारी ट्रांजैक्शन क्लास कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। और रूल वही है आज भी, फॉरेन करेंसी आएगा तो प्लस आइटम, फॉरेन करेंसी जाएगा तो माइनस आइटम। अब सर कैपिटल अकाउंट में आते क्या क्या हैं? तो आपको ये 3 चीजें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, ध्यान रखना 3 चीजें। फेसबुक चलाते हो आप, शॉर्ट में एफबी बोलते हो ना, ये वही एफबी है। एफ फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बी फॉर बोरोइंग्स या लोन्स, सी फॉर क्या होता है क्लास यहाँ पे FBC, ऐसे याद कर लो, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये 3 के 3 आइटम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर से कैपिटल ट्रांसफर्स रिकॉर्ड होता है, जबकि कैपिटल अकाउंट में हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गया, बोरोइंग्स हो गया और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन तीनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आता है। फॉरेन करेंसी आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। ठीक है, चलो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किसी कंपनी में कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस पर आप ही का कंट्रोल है, लाइक आपने बाहर कोई बिल्डिंग खरीदी, बाहर कंट्री में कोई मशीन खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा बाहर कंट्री से, उस पर आप ही का कंट्रोल है, आप ही मालिक हो, उसको कैसे बेचना है, क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हो, कितने में बेचना है आप डिसाइड कर सकते हो। दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. It refers to purchase of assets in rest of the world which allows the control over that asset. Example, purchase of Tata in rest of the world of a firm. टाटा ने कोई बाहर से कंपनी खरीदी, किसी भी कंट्री से कंपनी खरीदी वो, और आफ्टर परचेज टाटा हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट, तो उसमें पूरा का पूरा टाटा कंट्रोल है, उसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम लोग बाहर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे बाहर के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, लेकिन जिस चीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर अगर कंट्रोल आपका है, नेक्सस कंट्रोल, अगर कंट्रोल आपका है उस पर, तो समझ लेना वो क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। राइट,
और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम FII बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर दैट एसेट। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ सम शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय टाटा। तो आपने बाहर से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, या तो आप बाहर से किसी कंपनी की मशीन को खरीद लो, ठीक है, लेकिन आपने बाहर से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स खरीदा है तो शेयर्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसकी प्राइसिंग मार्केट डिसाइड करती है, आप डिसाइड नहीं करते उसकी प्राइसिंग, तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब बाहर आप किसी कंट्री की असेट्स खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है क्लास, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट, सॉरी फॉर कंट्रोल है उस पर, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जिन चीज़ पे कंट्रोल है उसको बोलते हैं FDI, जिन पे कंट्रोल नहीं है उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, लाइक शेयर्स। कुल मिलाकर समझो, शेयर्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर हम लोग, आप लोग, हम इंडियंस हैं, हम लोग बाहर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ से डॉलर बाहर कंट्री में चला जाएगा। अगर मैं अमेरिका में कुछ एक फैक्ट्री खरीदना चाहता हूँ, कोई कंपनी खरीदना चाहता हूँ, या अमेरिका के किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता हूँ, तो इंडिया से फॉरेन करेंसी बाहर चला जाएगा, उसको बोलेंगे माइनस आइटम। लेकिन अगर बाहर वाले इंडिया में फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बाहर वाले इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो वो क्लास होगा प्लस आइटम, यानी कि क्रेडिट आइटम, राइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको दूर कर देता हूँ। मैं बाहर गया, मैंने एक मशीन खरीदी, उस मशीन को उठा के इंडिया में ले आया, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा गुड्स के अंदर, बिकॉज वो इम्पोर्टेड ऑफ गुड्स है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है। लेकिन अगर मैं बाहर कंट्री में जाके पूरी कंपनी खरीद लेता हूँ, और उस कंपनी को यहाँ थोड़ी लेके आऊँगा, कंपनी तो बिल्डिंग है पूरी की पूरी, उठा के थोड़ी यहाँ ले आऊँगा मैं, वो कंपनी मैंने खरीद ली पूरी की पूरी, वहाँ बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, सब कुछ है, लेकिन उसमें से कुछ उठा के मैं देश के अंदर लेके नहीं आ रहा, तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। समझ रहे हो, वो चीज़ होगी कैपिटल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में क्या आता है, मशीन्स वगैरह जो हम बाहर देश के अंदर ले आते हैं, वो करंट अकाउंट है। कल को आपको पूछेगा मशीन्स कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, तो वो करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होंगी। लेकिन अगर कोई कंपनी आपने खरीद ली, तो पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है क्लास, FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन, कोई डेट क्रिएट नहीं होता। FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन रेजिडेंट इन आर कंट्री, बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो प्लस आइटम होगा, राइट, और उसको प्लस या क्रेडिट आइटम बोलेंगे, बिकॉज इट रिजल्ट्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर बाहर के लोगों ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया तो वो प्लस आइटम है, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आता है, राइट। और अगर हम लोगों ने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट, यानी हम लोगों ने इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहर इन्वेस्टमेंट किया, तो उसे डेबिट आइटम या माइनस आइटम बोलेंगे, बिकॉज इससे क्लास फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर चला जाता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट, तो वो माइनस आइटम होगा। इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, तो वो प्लस आइटम होगा, क्योंकि उससे वो लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब हमारे यहाँ पैसा आएगा, प्लस हम लोग उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा, माइनस, राइट। इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा बोरोइंग्स, बहुत ही सिंपल है, हमने लोन लिया है तो प्लस आइटम, हम लोन देंगे तो माइनस आइटम, हम लोग लेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा प्लस या क्रेडिट आइटम, हम लोग लोन देंगे तो फॉरेन करेंसी जाएगा माइनस या डेबिट आइटम। तो वही चीज़ है क्लास, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। लोन्स यहाँ पे दो टाइप के हैं, कमर्शियल बोरोइंग और बोरोइंग फ्रॉम IMF। देखो, किसी से भी पैसा लो, आप कमर्शियल बोरोइंग लो क्लास, सरकार से लो, प्राइवेट कंपनी से लो, इंटरनेशनल मनी मार्केट से पैसा उठाओ, या आप IMF से पैसा उठाओ क्लास। वर्ल्ड लेवल पे दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट रेफर्स टू बोरोइंग बाय अ कंट्री विद कंसिडरेशन, यानी कि कुछ ब्याज आपको देना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू मार्केट रेट, यानी कि आप IMF से, इंडिया चाहे, इंडिया भी IMF का मेंबर है, इंडिया चाहे IMF से पैसा उठा सकता है अपने देश के विकास के लिए बहुत कम रेट पे, ठीक है। जैसे आप सोचते हैं ना पाकिस्तान के ऊपर बोरोइंग्स इतना है, तो ये वहीं से ही IMF वर्ल्ड बैंक से बहुत उधार लिया हुआ है, और अगर बाहर किसी कंट्री से उधार लेंगे तो उसको बोलते हैं कमर्शियल बोरोइंग। All the borrowings are debt creating capital transactions. Loan from rest of the world are recorded as credit or plus item because this leads to inflow of foreign exchange into our country. Whereas loan to rest of the world, loan लिया तो plus item, loan देंगे तो minus item. Commercial borrowing मतलब आप मुनाफा कमाने के लिए कुछ पैसा उधार ले रहे हो। IMF से जनरली पैसा लिया जाता है क्लास, थोड़ा सा आपको कहीं डेवलपमेंट करना है, बहुत ज़रूरी है वो विकास करना, तो आप उसके लिए पैसे लेते हो, तो एक सोशल कॉज बन जाता है ये, और ये क्लास कमर्शियल कॉज है। तो उधार लेंगे प्लस आइटम, उधार देंगे तो माइनस आइटम। अब ये चीज़ ना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है क्लास।
चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व, राइट। सुनो सारे बच्चे, ध्यान से समझना क्लास। अब रियल लाइफ में होता क्या है ये देखो, ठीक है। आपको पता है आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप सबको पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जी सर। अच्छा, दूसरी बात, हमने मान लो एक्सपोर्ट किया, हमने एक्सपोर्ट किया $100 का, हम लोगों ने $100 का एक्सपोर्ट किया, ठीक है सर। और हमने कोई सामान बेचा $100 का, लेकिन हमारा इंपोर्ट हुआ सिर्फ $80 का। हम लोगों ने जो बाहर से खरीदा वो $80 का इंपोर्ट हुआ। तो ये जो $20 हमारे पास सरप्लस बचा है वो हम क्या करेंगे क्लास, आरबीआई में डाल देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिशन +20 इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार मेंटेन करता है ताकि हमारे पास फॉरेन करेंसी रहे, नियर फ्यूचर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम किसी भी कंट्री से सामान खरीद सकते हैं जिसकी हमारे पास करेंसी है, या हम करेंसी को चेंज भी करा सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब हमारे ये है, मान लो इंडिया। अभी इस सिचुएशन को समझने के लिए ना, इंडिया को अलग मानो और आरबीआई को अलग मानो। इस सिचुएशन को समझने के लिए है एक ही हमारे देश के पार्ट है, लेकिन अलग मानो कि जैसे मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो मैं 20 रुपये गुल्लक में डाल देता हूँ, तो मैं सोचता हूँ वो गुल्लक को दे दिया मैंने, है तो मेरा ही है, वो मेरे ही पैसे, लेकिन समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर कैलकुलेशन के लिए मैंने गुल्लक को दे दिया। अब गुल्लक मुझे नियर फ्यूचर पैसा लौटाएगा जब मुझे मुसीबत होगी, तो यही चीज़ चलती है। तो एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि क्लास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा ऐड कब किया, जब देश के यहाँ से 80 हमने एक्सपोर्ट किया, $100 आगे मेरे हाथ में देखो $100, $80 इनको दे दिया, $20 इनको दे दिया। तो इसीलिए क्लास इस चीज को हम लोग बोलते हैं माइनस आइटम। क्या बोलते हैं क्लास, माइनस या डेबिट आइटम, माइनस या डेबिट आइटम। जब फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से बाहर निकल जाए तो माइनस आइटम, डेबिट आइटम। तो ये आरबीआई के पास चला गया करेंसी भंडार में, तो माइनस आइटम या डेबिट आइटम। अब दूसरा केस क्या है, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं आपको दूसरा केस समझाने के लिए। सेकंड केस क्या है, एक्सपोर्ट किया 50 का, इंपोर्ट किया 80 का। एक्सपोर्ट 50, इंपोर्ट 80। अब हमने बाहर सामान बेचा, हमारे हाथ में $50 आ गया, बट हमने खरीदा $80 का, तो $30 फिर हमें आरबीआई से विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पैसा निकालेंगे तो देश में आएगा, $30 आ गया, 80 मिला के हम पेमेंट कर देंगे अपने इंपोर्ट की, इसीलिए इसको प्लस आइटम बोलते हैं या उसको क्रेडिट आइटम बोलते हैं। ध्यान से समझना, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गुल्लक में डाला इसका मतलब पैसा जेब से निकल गया, माइनस आइटम। गुल्लक से निकाला, विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पैसा आ गया, प्लस आइटम। ये ध्यान रखना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट हेल्ड एज रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक। हर कंट्री रखती है। अगर तुम्हारा फॉरेन करेंसी का भंडार खत्म हो गया ना, देश डूब जाएगा, जो 1991 के टाइम पे होने वाला था। 1991 से पहले जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, रिफॉर्म्स आया, उससे पहले हमारे भंडार खत्म हो रहे थे फॉरेन करेंसी के, ठीक है। A change in foreign exchange reserve affect the balance of payment. Any withdrawn from foreign exchange reserve are considered as a credit item or plus item, and any addition to these reserve are considered as a debit or minus item. Net value of these all item मतलब foreign investment हो गया, borrowings हो गया, ये सब क्लास कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका फॉरेन, सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इसके अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई, दूसरा है बोरोइंग्स, तीसरा है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व भी इसको बोलते हैं। तीनों चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में आता है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे अगर $100 आया हमारे पास, $1000 आया और $1000 ही चला गया हमारे पास, इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है। अब इस सिचुएशन में करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दोनों मिला के क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 1000 में से 1000 घटाओ ना तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है। हियर एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो। अभी इनफ्लो से ही तो हमारे पास पैसा आता है एक्सपोर्ट, और आउटफ्लो मतलब इंपोर्ट, दोनों बराबर है। यानी इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ
पेमेंट. ओके, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक. ऑफिशियल रिजर्व का कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है. देयर इज नो मूवमेंट इन ऑफिशियल रिजर्व. ऑफिशियल रिजर्व जो भी हमारे पास है, जो आरबीआई का भंडार है ना, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई. 1000 का आपने सामान बेचा, $1000 आ गया, उसी $1000 से $1000 का सामान खरीद लिया, तो फिर ये बराबर आ गया. ठीक है, आरबीआई को कोई आरबीआई के जो करेंसी का भंडार है, ऑफिशियल रिजर्व जो है आरबीआई के पास, उससे कोई छेड़खानी हम लोगों ने नहीं करी. राइट. अच्छा, डिसइक्विलिब्रियम मतलब सरप्लस या डेफिसिट. सरप्लस का मतलब क्या होता है? जहां एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, या आप कह लो कि जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है वो ज़्यादा है, आउटफ्लो है कम है. ठीक है. और डेफिसिट मतलब उल्टा, जहाँ पे एक्सपोर्ट हमारे कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है. $100 का सामान एक्सपोर्ट किया और $80 120 का नहीं. सरप्लस में क्या होता है? ज़्यादा. और डेफिसिट में क्या होता है? कम. आपने एक्सपोर्ट किया 100 का, इंपोर्ट किया 80 का, तो ये सरप्लस है. 20 और है, आप इसको ऐड कर दोगे, जाके इस पैसे को उठा के भंडार में डाल दोगे. और डेफिसिट मतलब क्या है? इंपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट है 100, एक्सपोर्ट सिर्फ 80 है, तो $20 कम पड़ेगा. तो इस $20 को, इस $20 को आप निकालोगे आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, भंडार में से. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज किया है सरप्लस बीओपी में, हियर ऑटोनोमस रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट. सर सीधा सीधा कह देते ना, रिसीट ज़्यादा है पेमेंट से, हम समझ जाते सरप्लस है. जब रिसीट ज़्यादा है तो सरप्लस है. और हियर ऑटोनोमस रिसीट आर लेस देन द ऑटोनोमस पेमेंट. जो ऑटोनोमस रिसीट है वो कम है ऑटोनोमस पेमेंट से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट. हियर ऑटोनोमस रिसीट्स आर लेस देन द ऑटोनोमस पेमेंट. जो रिसीट है वो कम है, पेमेंट ज़्यादा है, पेमेंट जो है वो ज़्यादा है, इसको बोलते हैं क्लास डेफिसिट इन बीओपी. तो अब ये ऑटोनोमस क्या है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या है, उसके बारे में क्लास बात करेंगे अभी कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहते किसको है. देखो, साल भर में आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो भी कुछ भी, सुई से लेकर जहाज तक, कोई भी चीज खरीदा, गुड्स हो, सर्विसेज हो, लोन हो, इन्वेस्टमेंट हो, बोरोइंग्स हो, कैपिटल ट्रांसफर्स हो, करंट ट्रांसफर, कुछ भी, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन. तो इसीलिए लिखा जाता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब जहां पे ऑटोनोमस रिसीट, यानी सारी की सारी रिसीट ज्यादा है सारी की सारी पेमेंट से. ठीक है. अब हमेशा ध्यान रखना, 2-3 बातें मैं तुम्हें समझाता हूं. क्लास, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, वो सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है और इक्विलिब्रियम होता है. ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना. लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये हमेशा बैलेंस रहता है, हमेशा बैलेंस. एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट के बराबर ही होगा, हमेशा. सर अभी तो आपने पढ़ा है कि सरप्लस, डिसइक्विलिब्रियम, क्या था वो? मेरे कहने का मतलब है कि हमारी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बराबर रहेगा. अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो उस पैसे को हम क्या करेंगे? अपने ऑफिशियल रिजर्व में डाल देंगे, और कुछ कम पड़ा तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे. मतलब सरप्लस और डेफिसिट तो होता है, लेकिन हम उसे मैनेज करेंगे, उसे हम लोगों को क्या करना है? बराबर करना है. एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस करता हूं तो मैं अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बराबर रखता हूं. सर अगर कुछ कम पड़ा तो पापा से उधार ले लेता हूं, कुछ ज्यादा हो गया तो पापा को दे देता हूं, बट मैं अपना बराबर रखता हूं. ये कुछ ऐसा हिसाब समझ लो. तो आरबीआई क्या करती है क्लास? बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा बैलेंस करेगी. कुछ कम पड़ गया तो आरबीआई हमें पैसे देती है, कुछ ज्यादा हो गया अगर क्लास इनके पास, तो ये आरबीआई को पैसे दे देते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है. बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस. अगर वो नहीं है, इन केस ऑफ इम्बैलेंस, कि वो नहीं है, कुछ कम ज्यादा है, तो ज्यादा है तो आरबीआई के पास दे दो, कम है तो आरबीआई से ले लो, ये सिस्टम है. इट इज करेक्टेड थ्रू, तो जो आरबीआई के पास हम दे रहे हैं और ले रहे हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. तो कुल मिलाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 ट्रांजैक्शंस होते हैं. पहला ऑटोनोमस, जो साल भर में कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया मुनाफा कमाने के लिए, और दूसरा एकोमोडेटिंग, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, फिगर को बराबर करने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस. अब इनके डिफरेंस को डीपली पढ़ेंगे. अब पढ़ते हैं क्लास डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस. ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, हम अच्छे से पढ़ते हैं क्लास, देन ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ध्यान समझना, ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. ठीक है, ये वो ट्रांजैक्शन है विच अकर्स
due to some economic motives such as profit maximization. Example, import of machinery from Japan, foreign direct investment, ये सारी चीजें. तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करती है मुनाफा कमाने के लिए. अगर आपने आंख बंद करके कोई भी ट्रांजैक्शन सोच लो जो आपने बाहर से किया, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के अंदर. उनको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन. इंडिया ने चाहे लोन दिया बाहर कंट्री को, चाहे लोन लिया, चाहे गिफ्ट दिया, चाहे गिफ्ट लिया, चाहे इन्वेस्टमेंट किया, बाहर से इन्वेस्टमेंट कराया, गुड्स खरीदा, सर्विसेज दी, गुड्स बेचा, सर्विसेज ली, कुछ भी तुमने किया A to Z, वो सब कुछ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होगा. ये इंडिपेंडेंट इन नेचर है. सेकंड चीज, इंडिपेंडेंट है, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं है. तुम्हारी मर्जी, तुम कितना करना चाहते हो एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट करना चाहते हो, कितना लोन तुम्हें चाहिए, कितना लोन तुम देना चाहते हो, तुम जो भी करते हो, ये किसी बात से डिपेंड नहीं करता. ठीक है. और इसमें करंट अकाउंट का आइटम भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट का आइटम भी हो सकता है. जैसे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, तो ये करंट अकाउंट है. ठीक है. जबकि FDI जो है वो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन है. तो कुछ भी कर सकते हो आप, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो. ठीक है. और इन ट्रांजेक्शन को पहले लिखा जाता है, मतलब जो कॉपी पे लिखते हैं ना, इनको सबसे ऊपर लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है. दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम एज दे आर रिकॉर्डेड फर्स्ट बिफोर कैलकुलेटिंग सरप्लस डेफिसिट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है, हमें उसे बैलेंस करना है, बिकॉज हमें उसे बैलेंस रखना है हमेशा, अभी बताया था मैंने. तो क्लास उसके लिए ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है. ठीक है. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो सरप्लस डेफिसिट निकालते हो ना, उससे पहले ये सब चीज लिखा जाता है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए पूरे वर्ल्ड से, वो सब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, इंडिपेंडेंट इन नेचर है. करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का आइटम हो सकता है और इसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको अबव द लाइन आइटम बोलते हैं. क्या बोलते हैं क्लास? अबव द लाइन आइटम. इसको अबव द लाइन आइटम बोलते हैं. ठीक है. उसको पहले लिखा जाता है इसलिए. ठीक है. एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? अगर आपने ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन किया साल भर में, जो भी ट्रांजेक्शन करते हो साल भर में वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होता है, उसमें कोई सरप्लस या डेफिसिट आ गया, एक्सपोर्ट कम या इंपोर्ट कम हो गया, कुछ भी, तो उसको बराबर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन. ठीक है. Accommodating transaction. Accommodating items refers to those transactions which take place to cover the surplus or deficit in autonomous transaction. तो अगर autonomous transaction में कोई सरप्लस या कोई डेफिसिट है, तो उसे कवर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किया जाता है, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. ठीक है. एग्जाम्पल, विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लोन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एसेट्रा. आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ कर लिया, या आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन ले लिया, या ये कोई भी चीज़ है, मतलब आप तीन चीज़ कर सकते हो, लोन, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. कुछ याद आया जब मैंने बोला आप ये तीन चीज़ कर सकते हो? तो आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया? आपको ये नहीं क्लिक किया सर ये तो तीनों कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन है, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन है. तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में अगर कोई सरप्लस, मतलब 100 एक्सपोर्ट किया, 80 इंपोर्ट किया, तो 20 रुपए का ये क्या हो गया? सरप्लस. तो इसको हम डाल देंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, या हम इस पैसे से बाहर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या हम इस पैसे को बाहर हम लोन दे देंगे, बट अपने पास नहीं रखेंगे. ठीक है. क्योंकि ये उनकी धरोहर है, उनकी करेंसी. आपने 100 एक्सपोर्ट किया, 120 इंपोर्ट किया, तो $20 कम पड़ रहा है आपको, तो या तो आप बाहर से लोन ले लोगे, या तो आप बाहर कंट्री से बोलोगे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, जैसा अभी मोदी जी बोल रहे हैं, या फिर क्लास आप क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से पैसे निकाल लोगे. मतलब बीओपी हमेशा बैलेंस रहना है. कुछ अगर ज़्यादा आ गया तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, लोन देना है, या अपने अपने रिजर्व में डाल दो, या फिर क्लास आप उससे निकाल लो, लोन ले लो या इन्वेस्टमेंट करा लो. यही दो ऑप्शन आपके पास, यही तीन ऑप्शन है. तो इस चीज़ को बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, और ये डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि बैलेंसिंग फिगर कितना है. तो ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन पे डिपेंड होता है. एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, राइट. और ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल अकाउंट का. अभी मैंने बात करी ये तीनों ही आइटम कैपिटल अकाउंट का. ये नहीं कि हमारे पास 20 सरप्लस बच गया तो हम वहाँ से कोई सामान खरीद लें, कोई सर्विसेज ले लें, नहीं. इस पैसे से इन्वेस्टमेंट, लोन या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ही काम करना है. और इसे बाद में रिकॉर्ड किया जाता है, इसे बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास ये इसके बाद में रिकॉर्ड किया जाता है. ये पहले रिकॉर्ड किया जाता है अबव द लाइन आइटम, ये बाद में रिकॉर्ड किया जाता है बिलो द लाइन आइटम. अगेन
मैं फाइनल रिवीजन दे रहा हूँ आपको। साल भर में मुनाफा कमाने के लिए जो ट्रांजैक्शन किया जाता है ऑटोनोमस, ठीक है, और अगर बीओपी सरप्लस या डेफिसिट है उसे बैलेंस करने के लिए कोई किया जाता है तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये करंट कैपिटल दोनों में होता है, ये सिर्फ कैपिटल में होता है, ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है। ये पहले रिकॉर्ड किया जाता है अबव द लाइन आइटम, एकोमोडेटिंग बाद में रिकॉर्ड किया जाता है बिलो द लाइन आइटम। आपने कभी रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा होगा तो आप यहाँ लिखते हो बाकी सारी चीजें और फिर लिखते हो गेन और लॉस। अगर गेन हो गया कोई या लॉस हो गया तो ये पहले लिख रहे हो ना, इसे बोलते हैं अबव द लाइन आइटम, और ये इंडिपेंडेंट है ना। लेकिन गेन और लॉस दोनों साइड पे डिपेंड करेगा, इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। यही बिलो है, नीचे है एकोमोडेटिंग, ये ऊपर है क्लास ऑटोनोमस। अब इसी तरीके से अगर मैं करंट अकाउंट बना दूं तो ये हो गया क्रेडिट साइड प्लस आइटम, ये हो गया डेबिट साइड माइनस आइटम। इसी तरीके से मैं कैपिटल अकाउंट बना दूं तो क्रेडिट मतलब पैसे का आना, डेबिट मतलब पैसे का जाना। और पैसा मतलब क्या है क्लास, इस पूरे चैप्टर में पैसा जब बोलता हूं तो मैं फॉरेन करेंसी की बात कर रहा हूँ, अपनी करेंसी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या है, और साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो ऑटोनोमस होता है, बराबर करने के लिए एकोमोडेटिंग, ये बात आप ध्यान रखना। इतना ही है क्लास इस पूरे चैप्टर में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और ये चैप्टर क्लास यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली एंड कर दिया, राइट। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। आज हमारा फाइनली मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से खत्म हो गया समय पे, तो आप इसे पूरा पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ इंडियन इकोनॉमी के। एंड टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कॉमेंट में जरूर लिखना, ओके।